सो इस गिवन बीम के अंदर यहाँ पे इंटरनल हिंज है, तो हमने इस हिंज वाली जगह पे सेक्शन काटा और जो लेफ्ट वाली साइड है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे एक रिएक्शन आना है और यहाँ पे एक शेयर फोर्स आनी है। तो हमने इन दो अननोन्स को फाइंड किया यूजिंग टू इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, वो आप उसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ कि अब वो कैसे अप्लाई होंगे और रिजल्ट कैसे आएंगे। सो दिस 75 किलो न्यूटन और 75 किलो न्यूटन ये एंड रिजल्ट आपके पास आएगा। उसके बाद जब ये 75 किलो न्यूटन आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो शेयर फोर्स है इस पॉजिटिव फेस के ऊपर उसकी डायरेक्शन वाकई अपवर्ड बनती है। अब अगर फॉर एग्जांपल आंसर यहाँ पे नेगेटिव आया होता तो हम ये अज्यूम कर ले, हमें ये पता चल चुका होता कि यहाँ पे जो शेयर फोर्स है वो एक्चुअली इस तरफ लोकेटेड है, डाउनवर्ड लोकेटेड है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। तो फिर हम उसको एज इट इज शो कर लेते, जो उसकी असल डायरेक्शन, उस नेगेटिव साइन को जो मीनिंग थी उस मीनिंग को इम्प्लीमेंट कर लेते। वो मीनिंग ये थी कि ये डाउनवर्ड है इस फेस के ऊपर जहाँ पे शो किया हुआ है, और हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते। उसके बाद इसकी डायरेक्शन यानी ये वाला जो इंटरनल शेयर फोर्स है, सॉरी जो शेयर फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता लगने के बाद हम अगले सेगमेंट पे जाएंगे। क्योंकि इस अगले सेगमेंट में यहाँ पे जो इंटरनल शेयर जो शेयर फोर्स है उसकी वैल्यू हमें यहाँ से पता चलेगी। मैग्नीट्यूड वही रहेगा और जाहिर है नेगेटिव फेस के ऊपर उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, वही जो पॉजिटिव फेस पे डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी ऑन द नेगेटिव फेस। इस वक्त ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई थी, यहाँ पे ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, शेयर फोर्स है ना। क्योंकि शेयर फोर्स की साइन कन्वेंशन का मैंने आपको बताया था, ओरिजिनली डजंट डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट्स एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन दी how it deforms the body। और उसकी बेस पे हमने ये साइन कन्वेंशन फर्दर डेवलप कर लिया था टू मेक इट इजी टू अप्लाई दैट इट विल बी पॉजिटिव ऑन द पॉजिटिव, अपवर्ड ऑन द पॉजिटिव फेस एंड डाउनवर्ड ऑन द पॉजिटिव फेस। ठीक है, ओके। सो ये इंफॉर्मेशन आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना। उसके बाद आप ये दो रिएक्शंस फाइंड कर सकेंगे। वैसे बाय द वे मैंने इसमें सॉल्व कर रहा था तो मैंने इसको अपवर्ड एज्यूम किया था, इसको भी और इसको भी। तो मेरा आंसर ये रफ वर्क है मेरा, ठीक, मैंने आपको डिस्प्ले नहीं करना था लेकिन वैसे बता रहा हूँ। मेरा ये आंसर RE का -90 आ गया था। फिर असल में मुझे दोबारा से एक डायग्राम बनानी चाहिए थी जिसके अंदर मैं इसकी डायरेक्शन को करेक्ट करके डाउनवर्ड शो करता, लेकिन मैंने टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि ये वाला पार्ट असल में मेरी डिस्कशन का पार्ट नहीं है, तो मैंने इसको जो फाइनल रिजल्ट्स आने थे रिएक्शन के वहाँ से मैंने असल में स्टार्ट करना था। तो ये मेरा रफ वर्क है, वहाँ से मैंने शो किया कि ये 90 किलो न्यूटन डाउनवर्ड आ रहा है, तो मैंने फिर उसको मिटा के डाउनवर्ड शो किया। ठीक हो गया ना। ये यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन में कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, आपकी जो पहले असाइनमेंट दी थी उसके अंदर आप कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि इसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे प्लॉट होगी। सेक्शन मेथड है, आराम से आप यहाँ सेक्शन काटें और उस सेक्शन की लोकेशन कहाँ पर है, वो सेक्शन कहाँ आपने काटा है, कहाँ पे अब ये जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपके पास आने लगे, ये किस लोकेशन पे है बीम के ऊपर, उसको डिफाइन करने के लिए कोई भी आप डिस्टेंस के अलोंग कोई पैरामीटर डिफाइन करते हैं। लेट्स से मैं उसको आमतौर पे x कहते रहे, आप चाहें तो उसी x के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैंने हिंज से इस तरफ वाली बीम को के लिए एक पैरामीटर यूज किया x1 जिसका ओरिजिन A पॉइंट के ऊपर है, और हिंज की दूसरी साइड पे जो बीम है उसके लिए मैंने एक पैरामीटर यूज किया x2, और x2 का ओरिजिन मैं B पॉइंट पे ले रहा हूं। जब मैं इसमें सेक्शन कंसिडर करूंगा तो उसके अंदर भी मुझे सेक्शन की पोजीशन तो शो करनी पड़ेगी ना कि वो कहां पर है सेक्शन। उसके लिए आपको कोई पैरामीटर चाहिए कि जिससे पता चल सके कि ये सेक्शन कहां पर है। एक बंदा हो सकता है वो ये कर दे, दोबारा से मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर मैं अब भी अपना x यहां से लेके यहां तक इसको x कहना चाहता, कह मैं सकता था, सिर्फ कैलकुलेशंस थोड़ी बल्कि हो जाती। मैं आपको बताता हूं कैसे। तो मेरा ये जो डिस्टेंस है ये कितना होता, अगर ये यहां से लेके यहां समझ लो, चलो अगर मेरा सेक्शन यहां कट रहा है यहां पे, और अगर मैं अपना जिस इस सेक्शन की जो पोजीशन बतानी है उसका ओरिजिन यानी अपना x यहां से ही शो कर लेता, इसी को अगर मैं x कहता, तो ये जो डिस्टेंस बचता है जिसको मैंने यहां पे शो किया हुआ है x -5, तो मैं इस डिस्टेंस का नाम देता x -5। तो जब मैं नीचे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता, मैंने ड्रॉ शायद नहीं किया हुआ, डायरेक्टली मैंने लिखा हुआ है,
तो मैं उसके अंदर x-5 का डिस्टेंस शो करता हूँ। अब वो x- यानी इक्वेशन थोड़ी सी बल्कि हो जाती है, अदरवाइज आप इस तरह से चल सकते हैं इफ यू वांट टू गो दैट वे कि हर जहां भी आप सेक्शन काटें आप उस सेक्शन की पोजीशन को डिफाइन करें विद रिस्पेक्ट टू जस्ट वन ओरिजिन ए। आप कर सकते हैं इस तरह इफ यू वांट टू गो दैट वे, फिर आपको उसके हिसाब से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। लेकिन आसान तरीका एक ये भी है कि मैं इस सेकंड जो सेगमेंट बन रहा है इसके लिए एक अलग से पैरामीटर डिफाइन कर दूं x2, जिसका ओरिजिन एट बी पॉइंट, जहां पे मेरा सेकंड सेगमेंट शुरू हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है बी, तो मैं फिर इक्वेशन उस x2 की फॉर्म में लिखूंगा। अब वो जो मैं इक्वेशन की वैलिडिटी है कि ये किस x की किस वैल्यू के लिए वैलिड है, अब x2 की वैल्यू डिफाइन करूंगा कि x2 की इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक ये वाली जो vx और mx की इक्वेशन से वैलिड है। आप बात समझ रहे हैं? जरूरी नहीं कि हम हर दफा उधर ओरिजिन से ही स्टार्ट करके अपना जो x है उसको डिफाइन कर दें। ठीक है, हमारा अल्टीमेटली शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बननी है, हमने हर पॉइंट पे शेयर फोर्स का ऑर्डिनेट चाहिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ऑर्डिनेट चाहिए, दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज। उसके लिए जब आप इक्वेशन x की फॉर्म में लिखेंगे तो उसके अंदर आप इक्वेशन x की डालते जाएंगे। अगर आप x1 या x2 या इस तरह के पैरामीटर रखेंगे तो उसकी फॉर्म में वैल्यू डलती जाएगी। मसला तो कोई नहीं है ना। आपकी किताब में एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर उसने जहां हिंज है, यानी मसलन इस पॉइंट बी पे हिंज है, तो उसने x1 को ऐसे डिफाइन किया। मैं आपको अभी किताब वाले एग्जाम्पल की तरफ भी देके जाऊंगा। यानी सेक्शन अगर यहाँ काट रहा है वो, तो इसको x1 कहा है उसने, और x2 को भी इधर से शुरू किया, यानी x1 और x2 दोनों का ओरिजिन एक ही रखा है। एक को इस डायरेक्शन में रन कर दीजिए, दूसरे को दूसरी डायरेक्शन में रन, वो भी ठीक है, कोई उसमें भी हर्ज नहीं है। आप उस तरह से करना चाहें उस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज लेट्स वर्क विद द वे जिस तरह मैंने किया हुआ है। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स नाउ। पहले लेट्स लुक एट द लेफ्ट सेगमेंट, ए बी सेगमेंट, यानी ए बी सेगमेंट के अंदर जहां हमने सेक्शन काटा है, ए बी सेगमेंट के अंदर ये मुराद है। ठीक है, ये जो सेक्शन काटा हुआ है, इस सेक्शन को जो काटा है तो हमने इसकी पोजीशन को डिफाइन कर दिया x1। अब ये इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पॉजिटिव फेस से शेयर फोर्स कहाँ पॉजिटिव होगा, बेंडिंग मोमेंट कहाँ पॉजिटिव होगा, यू शुड हैव नो कंफ्यूजन इन दैट। अब मैं Vx और Mx नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं Vx1, V एज अ फंक्शन ऑफ x1, M एज अ फंक्शन ऑफ x1, just to reinforce, just to remind you that this is going to be something in terms of x1. ठीक है, so now Vx1 equal to this, Mx1 equal to this, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ये इक्वेशन मैंने लिखी है सिंपल, ये मैं बहुत दफा इसको डिस्कशन कर चुके हैं इसकी। और ये लिमिट्स क्या है, किस x1 की वैल्यूज के लिए वैलिड है, फ्रॉम x1 इक्वल टू 0 अंटिल x1 इक्वल टू 5, यहां तक ये इक्वेशंस वैलिड है। बाकी ये रिमाइंड कराने की अगर जरूरत है तो मैं कर देता हूं। इसके लिए ये 0 और 5 के लिए वैलिड नहीं है, इसके लिए 0 और 5 के लिए भी वैलिड है। अच्छा, वैसे इस केस में ये इवन 5 के लिए भी वैलिड है, शेयर फोर्स वाली, क्योंकि वहां पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। नहीं सॉरी, उसके लिए नहीं है वैलिड, आई एम सॉरी, ओनली फॉर वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 5 वैलिड है फॉर शेयर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट के लिए 0 एंड 5 आर आल्सो इंक्लूडेड। अच्छा, इसमें इसको प्लॉट करना तो अब आपको आएगा मेरे ख्याल से। मैं अगर प्लॉटिंग कैसे होगी, जा रहे x1 की वैल्यू डालते जाएंगे, v कैलकुलेट होता जाएगा, x1 की वैल्यू m वाली इक्वेशन में डालते जाएंगे, m की वैल्यू आती जाएगी। और इक्वेशन की फॉर्म से भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, सेकंड डिग्री की इक्वेशन। इसी के अंदर से आप ये भी डिटरमिन कर सकेंगे कि क्या इस 0 to 5 जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के अंदर कहीं शेयर फोर्स 0 को पहुंचता है या नहीं पहुंचता। वो आप कैसे चेक करेंगे? You just put this expression equal to 0 and calculate the value of x1. If that is a value which is a meaningful value, for example, अब यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको तकरीबन 75/30 मिल जाएगा x1 की वैल्यू। इसका मतलब है 75/30 के ऊपर ये मे बी कितना बन जाएगा, 2.5, 75/30, इसका मतलब 2.5 फीट के ऊपर, सॉरी मीटर के ऊपर, 2.5 मीटर फ्रॉम दिस, तकरीबन यहाँ करके
shear फोर्स की वैल्यू 0 पे पहुंचेगी। इसका मतलब क्या है कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कहां पहुंचेगी? एक्सट्रीम के ऊपर। तो इसका मतलब है यहां पे अब अगर आपको mx बेंडिंग मोमेंट के अंदर 0 टू यानी इसका मतलब है ये पॉइंट आपको स्पेसिफिकली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बताना है कि 2.5 मीटर x1 इक्वल टू 2.5 मीटर के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। और हमेशा मैक्सिमम के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं कि इस डायग्राम में एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या है। ऑलराइट, Vx नेक्स्ट इस सेगमेंट को देखें। इसके अंदर हमने ये सेक्शन काटा हुआ है और सेक्शन कहां काटा है, इसकी पोजीशन हमने x2 पैरामीटर के साथ डिफाइन की हुई है और x2 स्टार्ट हो रहा है यहां से। अच्छा, अब देखिएगा इक्वेशन कैसे बनेगी। Vx2 इक्वल टू 30x2 माइनस 75। अब ये मैंने डायरेक्ट लिखी विदाउट ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सेगमेंट। इस छोटे सेगमेंट के जो फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशंस लिखते हैं वो मैंने नहीं लिखी। मेरे ख्याल से अब आपको ये चीजें डायरेक्टली करना आ जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि डायरेक्टली लिखना आ जाना चाहिए विदाउट एक्चुअली ड्राइंग दैट स्मॉल फ्री बॉडी डायग्राम के ये इक्वेशंस काफी ज्यादा बनानी पड़ती हैं आगे भी। तो आपको बस सिर्फ सेक्शन अगर पता चले यहां सेक्शन काटा है तो इक्वेशन उस सेक्शन को देखते हुए आप बना सकें। ठीक है, 30x2 माइनस 75 और ये दूसरी इक्वेशन, और दिस इज वैलिड फ्रॉम 0 to 5 और ये x2 की 0 to 5 वैल्यू। इसका मतलब ये है कि ये बीम के इस हिस्से से लेके इस हिस्से के अंदर ये वैलिड है, जिसके अंदर हमने पैरामीटर x2 रखा हुआ है टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ द सेक्शन। इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक भी हमने कवर कर लिया बीम को। अब तीसरे के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही जो आपने अभी तक पढ़ा है वो यही है। आप उसको यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। मसलन अगली दफा आप सेक्शन इस रीजन में काट लें बिटवीन दिस 385 किलोन्यूटन लोड एंड दिस 70 किलोन्यूटन लोड, इनके बीच में आप सेक्शन काट लें। अच्छा, मैंने वहां अच्छा ये काटा हुआ है यहां पे, और उसकी पोजीशन आप चाहें तो फिर अगेन x2 से डिफाइन कर दें। एग्री? सिविल किया आपने, मुझे बता देते हैं। रिकॉर्ड तो हो रहा है वैसे। तस्वीर किस चीज की ले रहे थे? हाँ, अच्छा, तो ये तो आपको वन नोट के ऊपर आपके पास अवेलेबल है सारा कुछ। अच्छा, इसका मतलब फिर आप के साथ उसका एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं होगा कि आपको अभी यकीन ही नहीं करता। एनीवेज, सो कमिंग बैक, ये x2 से हमने उसको डिफाइन किया हुआ है कि ये सेक्शन हमने x2 इस लोकेशन पे काटा हुआ है। अब व्हाट डू यू थिंक कि जो इक्वेशंस बनेंगी वो x2 के किस रेंज ऑफ x2 के लिए वैलिड होंगी? फाइव to 8। ये बात सबको समझ आई है? ये जो इक्वेशंस बनेंगी ये इस रीजन से लेके इस रीजन के लिए वैलिड होंगे बिटवीन 385 किलोन्यूटन लोड एंड 70 किलोन्यूटन लोड। और ये रीजन को अगर हम अपने x2 के पैरामीटर में कहना चाहें तो ये इन टर्म्स ऑफ x2 कहना चाहें तो हम कहेंगे व्हेन x2 वैल्यू इज 5, यहाँ पे x2 की वैल्यू 5 है ना, एंड व्हेन x2 इज वैल्यू इज 8, सो बिटवीन दीज टू वैल्यूज ऑफ x2 दीज द रिजल्टिंग इक्वेशंस वुड बी वैलिड। ये जो दो इक्वेशंस बन गई, हाँ आप ले सकते थे लेकिन आपको x3 डिफाइन करना पड़ता। अब आपकी फिर ये x3 की यानी अब ये एक और पैरामीटर आ जाता है x3। अब वो अगर आप x3 उसको कहते तो एक तो यहां पे फिर आपको वर्किंग इन टर्म्स ऑफ x3 करनी थी, ठीक है, यानी फिर आपका x2 बीच में से गायब हो गया, अब x3 की टर्म्स से वर्किंग होगी। सारे जो लीवर आर्म्स आप कैलकुलेट होंगे वो उसके हिसाब से होंगे, और यहाँ की जो इक्वेशंस बन जाएंगी वो फिर x3 के किस किस वैल्यूज के लिए वैलिड होंगी बिटवीन व्हाट एंड व्हाट। अगर मैं यहाँ से ले चुका होता यानी x3 यहाँ से लेके यहाँ तक लिया होता तो x3 की वैल्यू यहाँ कितनी होती? 0, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है x3, ओरिजिन इसका यही है, और 3। ये भी ठीक है, ये भी इस तरह भी आप कर सकते हैं। The only objective is to be able to plot it, that's it। ये कंफ्यूजन खत्म कीजिएगा। सेक्शन कहां पे है इसको डिफाइन करने के लिए भले आप उधर से ले लें और ओरिजिन उधर से ले लें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बीम के सेगमेंट कौन सा आएगा और उसकी जो
फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगी, इधर से डिफरेंट। मैं आपको एक सामने मिसाल देता हूं। जब आप या ये असल में बॉडी ये थी ना हमारी, जिसके अंदर हमने सेक्शन काटा है, अभी ये सेक्शन काटा। जब आप सेक्शन काटेंगे तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द बीम और उसके ऊपर जो जो फोर्सेस हैं वो सब आएंगी। चाहे मैं जो मर्जी x1 x2 जो मर्जी पैरामीटर में अपने सेक्शन के लोकेशन को डिफाइन कर दूं, यानी चाहे मैं x3 यहां से लेके यहां से तक ले लूं, ये इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि बीम का कितना सेगमेंट कंसीडर होना है। बीम का तो वही सेगमेंट, पूरा सेगमेंट कंसीडर होना है जो आपके पास बचा है, जिसमें आपने सेक्शन काटा है। उसमें यूडीएल भी आएगा, उसमें ये 75 किलोमीटर जो ग्रीन लोड नजर आ रहा है ये भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। गेटिंग इट? इसका दूसरा एक और चलो तरीका सुन लो। यहां मैं कहता मैं यहां से इसका डिस्टेंस डिफाइन करता हूं, यहां से भी डिफाइन हो सकता है। मैं कहता हूं मुझे ये भी नहीं पसंद, मैं इधर से करता हूं, मैं यहां से करना, मैंने 2 मीटर आगे से कर लो। आपने तो उस सेक्शन की पोजीशन को डिफाइन करना है और उस जिस रीजन के लिए वो इक्वेशंस वैलिड है उस रीजन की बाउंड्रीज को लोकेट करना है कि ये मेरा x है, ये x2 है, x3 जो भी नाम दिया हुआ आपने, उसकी इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक ये इक्वेशंस वैलिड है। दैट्स इट। क्लियर? ये इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये जो अभी आपको कंफ्यूजन काइंड ऑफ, अभी आई होप कि सबको कंफ्यूजन नहीं है और आई एम होपिंग कि आपको क्लियर हो गई है। आगे इस एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस में एक मेथड पढ़ते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही रहती है कि मैंने तो डिस्टेंस यहां से लिया है तो मैं बीम का सेगमेंट कहां से, कोई बीम का सेगमेंट का कॉन्सेप्ट यहां बिठा लो, वो नहीं चेंज होगा। ठीक है? यहां सेक्शन काटा मैंने, अभी कोई डिस्टेंस मैं ऐसे करता हूं, ये तो बाद में आएगा ना कि मैंने डिस्टेंस कैसे डिफाइन, मैंने सेक्शन काटा, मैंने अभी लोकेशन को डिफाइन नहीं किया कि इस सेक्शन को मैं किस ओरिजिन, मैं इसको कैसे डिफाइन कर रहा हूं कि ये सेक्शन कहां पे काटा हुआ, ये डिफाइन ही नहीं किया। उसके बावजूद आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो बाद में मैं कहूंगा कि अच्छा ये चूंकि मैंने बार बार सेक्शन काटने के बजाय उसकी जनरल इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है, वो जनरल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सर्टेन एक्स कोई डिस्टेंस का पैरामीटर होगा उसके फॉर्म में डिफाइन हो सकती है ना। ऑलराइट, सो ये x2 की फॉर्म में ये इक्वेशंस बन गई एंड दीज आर वैलिड फॉर x2 ऑफ बिटवीन 5 and 8 मीटर। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब ये रीजन के लिए, इस रीजन के लिए अब हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है इस वक्त। अगेन यू हैव ऑप्शन, आप चाहे मैंने दोबारा आप मुझे, मैं समझा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन होपफुली आप जो आप x3 वाला ऑप्शन आपने कहा है तो इसका मतलब है आप कंफ्यूज नहीं होने लगे। अगर मैं x3 जैसे पहले कोई डिफाइन करनी, अब मैं इसको कहते थे x4, ये सेक्शन काट के इसकी लोकेशन यू डिफाइन कर लेता, यहां से लेके ऐसे x4 कह देता, कोई मसला नहीं था। बीम यही ड्रॉ हुई होती, सेगमेंट में भले ये वाला ले लूं, लेफ्ट वाला या राइट वाला, जो मर्जी सेगमेंट ले लूं, सेगमेंट वही ड्रॉ, मैं आपको शायद समझाने, बल्कि मैंने किया ही शायद ऐसे, हाँ ओके, दैट्स व्हाट आई हैव डन। मैंने सेक्शन यहां काटा, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम मैंने या इसको शो करना है यहां से लेके यहां तक, या इस छोटे वाले को। मुझे छोटे वाले के साथ वर्क करना आसान लग रहा था, मैंने छोटे वाले को ले लिया। ये मेरी छोटी वाली छोटा सेगमेंट है, उस पर ये 90 किलोमीटर लोड लग रहा है, यहां मेरे इंटरनल फोर्सेस आएंगे। अब ये चूंकि नेगेटिव फेस है तो नेगेटिव फेस पर शेयर डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा और ये बेंडिंग मोमेंट मैंने शो कर दिया। डिस्टेंस देखो मैंने क्या लिखा है, 11 माइनस x2, क्योंकि मैं अभी तक वहीं पे अड़ा हुआ हूं कि मैंने यहीं से ओरिजिन लेना है, बी वाला जो पॉइंट था, कि मैंने सेक्शन की पोजीशन उसी बी पॉइंट से जहां हिंज लगा हुआ वहीं से डिफाइन करनी है। तो आप चाहे ए पॉइंट से ले लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको जो लिमिट्स हैं जिनके लिए वो इक्वेशन वैलिड है वो फिर ध्यान रखना होगा उसी पैरामीटर के फॉर्म में। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन है इसमें कि हिंज आ जाए तो कैसे डील करना? अच्छा, इसी का एक आप कहेंगे अभी बहुत सारे आप तरीके बता रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए तरीके बता रहा हूं कि अभी मैंने सुबह स्ट्रक्चरल एनालिसिस का क्विज लिया है, वो एक इंडिटरमिनेट बीम थी, सेकंड डिग्री या चले जितनी भी डिग्री थी,
और उस इनडिटर्मिनेट बीम को शुरू में कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, जिसके बाद आपने शेयर फोर्स बेंडिंग की डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। यानी वो जो प्रोसेस है, वो जो भी प्रोसेस है वो करके आपको शेयर फोर्स बेंडिंग की डायग्राम प्लॉट करनी होती है। मैंने 20 मिनट का क्विज का टाइम दिया था और उन्होंने तकरीबन 15 मिनट में, या ज़्यादा चलो 20 लगा लो, 20 मिनट में उन्होंने वो पार्ट कर लिया जो इनडिटर्मिनेट को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर है, वो उन्होंने कर दिया। 40 मिनट उन्होंने लगाए शेयर फोर्स बेंडिंग की डायग्राम बनाने में। 40 मिनट मैंने उनको कहा आपने जितना टाइम लेना है आप ले लो मुझसे टाइम, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आपको, मैं इसलिए उनसे 20 मिनट क्विज से, तो मैंने उनसे इसलिए जल्दी नहीं लिया। मैंने कहा मैं जरा देखो तो सही इनको शेयर फोर्स बेंडिंग की डायग्राम ड्रॉ करनी भी आती है कि नहीं आती। मैंने कहा इनको करने दो। 1 घंटा लगाने के बाद उनसे 1-2 को छोड़ के किसी से बेंडिंग की डायग्राम नहीं बन रही, इसलिए कि उन्होंने सिर्फ एक ही, अब वो 40 मिनट में बेंडिंग की डायग्राम बना रहे हैं, इसलिए कि बीम थोड़ी सी लंबी थी, यानी ज्यादा नहीं, 3 स्पैन थे उसके अंदर, 3 स्पैन, एक यूडीएल लग रहा था, एक पॉइंट लोड लग रहा था। उन्होंने चूंकि एक ही तरीका सीखा था, एरिया मेथड, मैं आपको आज पढ़ाने लगा हूं वो एरिया मेथड, तो उन्होंने वही एरिया मेथड ही उसको लगाया। हर प्रॉब्लम को अगर आप एक मेथड सीख दें और हर प्रॉब्लम को वही मेथड लगाने लग जाएंगे, तो फिर यही होगा ना कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको 5 मिनट में ये ड्रॉ कर लेंगे, तो वो आप पूरा घंटा लगा देंगे, इसलिए कि आपने मेथड ही वो एक सीखा है। तो कुछ प्रॉब्लम्स को और कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स इज नॉट, यानी अल्टीमेटली मैं ये चाहता हूं कि सारे मेथड्स से रिजल्ट तो एक ही आना है ना। यानी बेंडिंग की डायग्राम एक मेथड से कोई और बन जाए दूसरे, ये तो नहीं होगा ना। इसका मतलब है कि अगर आप एक मेथड अप्लाई कर रहे थे और बीच में कोई और मेथड भी अप्लाई करना चाहें, इट शुड नॉट मेक अ डिफरेंस। मेरा दिल करे, मैं सेक्शन मेथड अप्लाई कर रहा था, मैंने यहां पे शेयर फोर्स फाइंड कर दी, उसके बाद मैंने यहां फाइंड कर, या लेट्स से ये मैंने सेक्शन काटा, मैंने इनकी इक्वेशंस बना दी। मैं यही काम इंटीग्रेशन मेथड से भी कर सकता था। मैं इसको, इस लोकेशन को x1, इसको x2, जो भी आप, या यानी जो फार्मूले वाला vx1 vx2 इस तरह जो आप पढ़ाया था, v2 माइनस v1 इस तरह से, अगर मैं वो लगाना चाहता तो कोई मसला तो नहीं था। अच्छा, सो आई थिंक दिस इज एनफ डिस्कशन ऑन बीम्स विद इंटरनल हिंजेस। और अभी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज्यादा कन्वीनियंट, अब इसमें कितने स्पैन्स बन गए, अगर मैं इसको मान लूं कि ये भी एक अलग स्पैन है हिंज और इसके बीच में आल दो सपोर्ट ये नहीं है लेकिन एक कनेक्शन है। अगर मैं कहूं कि ये एक मेंबर है ए बी, दूसरा मेंबर है बी सी, और ये एक बड़ा मेंबर है ए बी एंड बी सी जिसके अंदर हिंज के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक। उसके बाद ये सी से लेके ई तक मेरा दूसरा मेंबर है। अगर मैं इसको एज 3 मेंबर्स कंसिडर कर दूं, कि मैं कहूं कि ये मेरे इसको 3 मेंबर्स है, ए बी बी सी एंड देन सी ई, यानी मेंबर वाइज में अलग से हर मेंबर की फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं। मैं जरा आपको मेंबर का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। और नॉर्मली इसी तरह का मेथड आपको अप्लाई करना पड़ता है। अभी आगे जब जितना प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है ना, उसमें नॉर्मली इस तरह का होता है कि आपको सेगमेंट बाय सेगमेंट फ्री बॉडी डायग्राम्स पता चल जाती है। अच्छा, नॉर्मली हम ये कर लेते हैं कि हम ए बी, ये देखो ए बी की फ्री बॉडी डायग्राम है, ए से लेके बी तक ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम है। एक सेगमेंट के एंड पे जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं, जैसे यहां पे एक एंड, खैर ये तो एक शेयर फोर्स है इस केस में, लेकिन अगर क्योंकि ये बीम आगे खत्म हो रही थी तो इसलिए यहां पे तो कोई फ्रैक्शन ही आना था ना, और तो कोई चीज नहीं आ सकती थी। इसको हम कहते हैं एंड एक्शंस। एक बीम सेगमेंट के एंड्स पे जो एक्शंस इंटरनल फोर्सेस होती है उनको कहते हैं एंड एक्शंस, यानी एंड शेयर और एंड मोमेंट। एक सेगमेंट अगर आप बीम का, कोई जरूरी नहीं कि बिटवीन 2 सपोर्ट्स हो या ए बी बी सी, अगर मैं इसका यहां से लेके यहां तक भी एक बीम का सेगमेंट अलग कर दूं, उसके एंड पे जो शेयर्स हैं उनको हम कहते हैं एंड शेयर्स, या जो और जो बेंडिंग मोमेंट्स हैं उनको कहते हैं एंड मोमेंट्स। अब बात समझ रहे हैं? मैं आपको मिसाल देता हूं।
अगर मैं बीम का एक सेगमेंट अलग कर दूं, या मैं ये वाला बेस्ट एग्जांपल हो सकती है इसके अंदर, मैं इसको अलग करने जा रहा हूं, ये जो अभी आपको मैं शो करने जा रहा हूं, ये जो सेगमेंट है इसको मैं अलग करने जा रहा हूं। तो मैं आपके लिए इसको ड्रॉ भी कुछ बेहतर कर देता हूं, ये देखें, ये, और मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। अच्छा, जब भी हम किसी मेंबर का किसी मेंबर के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके एंड एक्शंस कैलकुलेट करेंगे, तो अगर वहां पे जैसे या ई के ऊपर एक रिएक्शन होगा ना, एक पॉइंट लोड होगा, यानी पॉइंट लोड की फॉर्म में होगा ना वो रिएक्शन, इसी तरह सी के ऊपर भी जब हमने मेंबर को काटना है टू गेट इट्स फ्री बॉडी डायग्राम, उसको सेपरेट करना है बाकी बीम से, तो अंदर इंटीरियर्स यानी जस्ट हमने अंदर वाली, जैसे ये यहाँ पर रिएक्शन होगा ना, इससे थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे हमने सेक्शन काटना है, और इसी तरह यहाँ पे जो शेयर जो वहां पे जो एक रिएक्शन फोर्स होगी उससे थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे सेक्शन काटना है। क्लियर है? आपकी बात क्लियर होगी? मैंने इस साइड पे चूंकि और बीम नहीं है, तो जो वैल्यू है यहाँ पे, जो वैल्यू इस रिएक्शन की है, वही इसका एंड शेयर भी हो जाएगा ना। तो अगर मैं सीई की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, तो मैं ये सी एंड है और ये ई एंड है। जाहिर है यहां पे एक 70 किलो न्यूटन का लोड लगेगा, और यहां जो फोर्सेस होंगी और यहां जो फोर्सेस होंगी, दोज आर कॉल्ड एंड एक्शंस। ठीक है, यहां पे तो सिर्फ एक रिएक्शन आ जाएगा जो कि हमें पता है, सॉरी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है यहां पे 90 किलो, असल में ये है एंड एक्शन, ये जो आपको अभी ये दिखाने जा रहा हूं, ये यहां पे एक शेयर फोर्स होगी, यहां पे होगी ना शेयर फोर्स, और यहां पे एक बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, वैसे पॉजिटिव जो इसकी डायरेक्शन है वो ये है शेयर फोर्स की इसके ऊपर, और बेंडिंग मोमेंट की ये है, यही है ना। तो अगर आप इनको कैलकुलेट कर दें, इसको क्या नाम दे दूं, इसको मैं, अच्छा आगे जो टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट कोर्सेज में हम यूज करने जा रहे हैं, इसको मैंने ये कहना है ना कि ये VC है, VC यहां हमने सेक्शन काटा हुआ है ना, जस्ट टू द राइट ऑफ C काटा हुआ है। अब मैं अगर आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहूं कि ये जो VC है, एक VC यहां भी है, जब आप सेक्शन काटेंगे तो तब भी एक VC आएगा ना, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ C। अब इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने का तरीका ये होता है, एक तरीका तो ये है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं, VC पॉजिटिव, और उसको जब आप काटें तो VC नेगेटिव बोल दें। ये तरीका ज्यादातर यूज नहीं होता। हम क्या करते हैं, इसके साथ आगे सबस्क्रिप्ट डाल देते हैं E का, इससे ये पता चलता है कि हम CE जो मेंबर है उसके अंदर है, यानी C से जस्ट उस तरफ आगे CE मेंबर में एंटर हो चुके हैं, उसके एंड के ऊपर आ गए। और दूसरे वाले को, उसको भी VC से शुरू होगा नाम, क्योंकि है तो C पे, लेकिन आगे जो सबस्क्रिप्ट है वो ये बताएगा कि ये, क्योंकि एग्जैक्टली C पे तो कोई शेयर हो ही नहीं सकता, इट हैज टू बी ईदर ऑन दिस साइड और द अदर साइड। अब इस तरफ मेरा चूंकि आगे मेंबर ज्वाइंट जो है वो B है, तो मैं इसको नाम दे दूंगा VCB। डिड यू गेट दिस पॉइंट? हाँ जी, फिर ये आएगा। अगर यहां सेक्शन काटेंगे और इस साइड की फ्री बॉडी इस साइड को बिल्कुल आएगा, यू एब्सोल्युटली राइट। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर मैं इस मेंबर के CE मेंबर के एंड एक्शन निकाल दूं, और ये एंड एक्शन अब निकल आएंगे ना, ये VCE है, और इसको मैं अब चले MCE कह दें इसको, बस आमतौर पे हम MCE बोल देते हैं, लेकिन अब चले अब इसको MC बोल दें, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट में तो कोई जंप नहीं आएगा ना, वो तो एक यूनिक वैल्यू होगी, जस्ट टू द राइट भी, जस्ट टू द लेफ्ट भी, और जस्ट एट दैट पॉइंट एक ही वैल्यू होगी। अच्छा,
आप लोग जरा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने किताब के ऊपर करो इसको, अपने रजिस्टर के ऊपर ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ देखिए, असल में जो हमने यहाँ एक्सपोज किया ये एक शेयर फोर्स है, मैं आपको समझाता हूं ना। लेकिन मैंने चूंकि जस्ट डिफरेंशियल डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ ई काटा हुआ है तो बेंडिंग मोमेंट वहां जीरो होगा। एक शेयर फोर्स से आनी है और उसकी डायरेक्शन यही बनेगी। अच्छा मैं आपको समझाता हूं, अगर मैं ये यहां सेक्शन काटूं जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है, तो और मैं इस ये जो राइट सेगमेंट बचेगा छोटा सा डिफरेंशियल लेंथ का, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो ऐसे ड्रॉ करूंगा। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दी उसकी। इस साइड के ऊपर मेरी शेयर फोर्स आनी है, यही आनी है ना, और ये मेरा रिएक्शन है 90 किलो न्यूटन का। तो आपके ख्याल में ये जो फोर्स है एक्टिंग ऑन द स्मॉल सेगमेंट, ये इसकी यही डायरेक्शन बन सकती है? इसके अपोजिट बनेगी ना। पॉजिटिव डायरेक्शन तो शेयर की यही है, लेकिन इसका आंसर नेगेटिव ही बनेगा ना शेयर का। इसका मतलब असल में जो इसकी डायरेक्शन है वो ये बनेगी, एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल सेगमेंट। नहीं समझ आ रही? अच्छा, अगर इस सेगमेंट के ऊपर अपवर्ड है तो वो जो लंबा सेगमेंट है जो इस तरफ आएगा उसके ऊपर क्या होगा, मैं उसका कुछ हिस्सा ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे। इसके ऊपर ऐसे एक्ट करेगा ना, अगर इसके ऊपर अपवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसके ऊपर डाउनवर्ड एक्ट करेगा ना, न्यूटन थर्ड लॉ से। मैंने इसलिए ये डाउनवर्ड एक्टिंग शो किया हुआ है। एग्री? बिल्कुल समझ नहीं आई आपको? इस 90 किलो न्यूटन के डाउनवर्ड शो करने की समझ आ रही है आपको? ये रिएक्शन मुझे पता है ये डाउनवर्ड 90 है, ये मैं पहले कैलकुलेट कर चुका। ये दोनों है, बस आप मैं यही कह सकता हूं ये दोनों हैं, ठीक है। ये क्योंकि रिएक्शन की वैल्यू भी यही है एंड शेयर की वैल्यू भी यही है। या आप ये ऐसे ही सवाल है कि जैसे आप पूछेंगे 75 किलो न्यूटन एंड शेयर है या ये रिएक्शन है, ये दोनों है। लेकिन जब एंड शेयर के अंदर सिर्फ साइन का मसला होगा कि ये +75 या -75, वो डिफरेंशियल लेंथ की सेगमेंट काट के समझ आएगी। इस वक्त इस चीज में इतना इंटरेस्टेड नहीं था कि ये सेक्शन कि ये जो शेयर फोर्स है पॉजिटिव बननी है या नेगेटिव बननी है। मैंने असल में उस इंटरनल फोर्स की बस डायरेक्शन शो करनी थी। 90 आएगी ना डाउनवर्ड, वो चाहे मैं इसको कहूँ कि एंड शेयर है, चाहे मैं कहूँ ये रिएक्शन वाला, तो वैसे ही क्लियर है आपको, ठीक है। ओके, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं ये क्या आंसर बना आपको? वैसे विदाउट कैलकुलेशन आपको क्या लग रहा है कि ये इसको डाउनवर्ड होना चाहिए या अपवर्ड होना चाहिए? ये डाउनवर्ड लग रहा है, ये भी डाउनवर्ड लग रहा है, आपके ख्याल में ये क्या आएगा? अपवर्ड ही बनेगा। अगर ये भी डाउनवर्ड आ जाए तो फिर तो बीम का सेगमेंट नीचे ही चला जाए ना, तीनों ही नीचे जोर लगाएंगे तो नीचे ही जाएगा ना। तो उस रेजिस्टेंस ने तो अपवर्ड डेवलप होना था, लेकिन हमने उसको मजबूरन पॉजिटिव शेयर फोर्स की डायरेक्शन में शो कर दिया वैल्यू। बाद में हम कहेंगे कि ये नेगेटिव है। इसमें असल डायरेक्शन तो इसके अपवर्ड ही बनेगी, लेकिन बाय कन्वेंशन हमने उसको पॉजिटिव शेयर फोर्स की डायरेक्शन में नेगेटिव फेस पे डाउनवर्ड शो कर दिया। अच्छा, एक आंसर क्या बना आपका? -160। यानी इसका मतलब ये है कि मैं अगर इसकी डायरेक्शन को ये ठीक है। अब मैंने इसका नाम नहीं लिखा कि ये क्या है, बस मैंने लिख दिया 160 यहां के इंटरनल शेयर फोर्स डेवलप होगी। मानते हैं इस बात को? अच्छा, और बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट हो सकता है, आराम से हो जाएगा। ये तो दो फोर्सेस हैं, इनका डिस्टेंस आपको पता है, इसकी ये 3 है और ये टोटल 6 है। तो 17 × 3 + 90 × 6 करो जरा। इस प्रॉब्लम को आपने खुद अपने उसके ऊपर भी करना है, बल्कि ये तो फॉर्चुनेटली आपके असाइनमेंट का हिस्सा ही है ना। ये तो मैं पहले आपको थोप चुका था, ये तो वैसे ही मैं आपकी आसानी के लिए यहां पे कर रहा हूं।
नहीं, एक ही डायग्राम के अंदर शो करना है। नहीं, जब आपकी डायग्राम बनेगी ना, बीम के नीचे हम डायग्राम बनाते हैं ना, मसलन ये पूरी बीम आपने ड्रॉ कर दी ना, यहाँ पे ये, ठीक है। तो डायग्राम की जो एक्स एक्सेस और ये लेट्स से शियर फोर्स है इन किलो न्यूटन, ये एक लाइन शो होगी आपके, यानी आपने ये नहीं करना कि इसके लिए अलग से लाइन ड्रॉ, यानी इस इधर आपने ऑर्डिनेट सारे बता दें बस। अच्छा, मैं 0 to 5 के नाम नहीं लेता, मैं कहता हूं ए से लेके बी तक का जो रीजन है बीम का, इसके अंदर ये वाली इक्वेशंस गवर्निंग है, इसमें जो x1 है इसका ओरिजिन ये है। मैं कहता हूं बी से लेके सी तक का जो सेगमेंट है बीम का हिस्सा है, उसके अंदर ये इक्वेशंस आपने यूज करनी है, जिस जहां x2 का ओरिजिन ये है। हाँ, तो आप x तो है ही नहीं इसमें, हमारे पास तो कोई x नहीं है इस प्रॉब्लम में, एक x1 है और मैंने x2 लिया बस। अच्छा, आप कहते हैं टोटल x, अगर मैं कहूं कि ए से स्टार्ट होता हुआ, मैं आपकी बात शायद समझ गया हूं। आप ये कह रहे हैं x 0 और ये v है और ये m है। अगर x को मैं डिफाइन करूं जिसका ओरिजिन हो एट a, तो आप कह रहे हैं कि जब मैं 5 तक चला जाऊंगा, अच्छा मैं आपको एक और यहां इंसर्ट कर देता हूं, x1 x2 और ये v और ये m। हमने कहा 0 to 5 वाले में जो इक्वेशंस होंगी, यहां पे जो इक्वेशंस आएंगी, यहां पे जो वैल्यूज आएंगी वो यहां से आएंगी, ऐसे ही कहा, और उसके अंदर आप x1 की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, जो भी वैल्यूज होंगी। एग्री? अगर आप x को वाकई अभी भी रखना चाहते हैं टू डिफाइन समथिंग के जो x जिसका 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ऐसे कह सकते हैं जो आप बात कर रहे हैं कि जब मैं 7 के लिए कैलकुलेट करूंगा, तो अब ये वाला रीजन में दिस इज नॉट वैलिड। अब यहां की वैल्यू डिफाइन होगी कि मसलन में x2 मेरा इसके लिए 2 हो जाएगा ना, जब मेरा x2 2 होगा तो मेरा टोटल जो x है, अगर मैं a से x डिफाइन करूं तो वो 7 कहलाएगा ना। आप ये बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मैं ये बात कर रहा हूँ, जब हमने देखा ना, हमने जो v2 सॉरी x2 जो हमने डिफाइन किया है, x2 के लिए जो है वो हमारा हमने लिखा है 0 से लेकर 5 तक के दरमियान ये इक्वेशन वैलिड है, और x की फॉर्म में बात कर रहे तो ये 5 to 10 बनेगी। हाँ ठीक है, सही है, आप सही कह रहे हैं। अगर आप, असल में मैं चाहता हूं कि आप बगैर टेबल बनाएं प्लॉट करें, इसको बगैर टेबल बनाएं प्लॉट करें। मसलन कैसे प्लॉट करें? ये टेबल नहीं है मेरे पास, मैं टेबल नहीं बनाता, टेबल तो मतलब समझाने के लिए होता है ना, मैं टेबल नहीं बनाता। मैं क्या करता हूं, मैंने बीम ड्रॉ की, ये मैंने बीम ड्रॉ हो गई, और
अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, यहां लाइन लगा दूंगा और इधर भी एक लाइन लगा दूंगा। मैं यहां प्लॉट करना शुरू हो जाऊंगा, यहां पे यहां के लिए वैल्यू कैलकुलेट करूंगा इस इक्वेशन से। x1 यहाँ 0 पुट कर दूंगा, वैल्यू निकाल लूंगा v की भी, अगर मैं m को कीप करूंगा तो m की भी। जब मैं यहां से लेके यहां तक मैं इसी को यूज कर लूंगा, उसके बाद मैं कहीं पे शो नहीं करूंगा कि वैल्यू क्या मैंने पुट किया, क्या आंसर आया, मैं जस्ट ग्राफ बनाता जाऊंगा, दिस इज वैलिड। वो तो टेबल बनाने तो पहले लेक्चर में समझाने के लिए होता है कि अच्छा इसी टेबल का ग्राफ है, कि जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, जिसमें एक ही पैरामीटर सारा कुछ डिफाइन कर रहा है हर लोकेशन को। जब इस तरह का बन जाए तो, क्योंकि अल्टीमेटली उस टेबल का पर्पस क्या है, टू गेट द टेबल, टू गेट द ग्राफ, तो आप डायरेक्टली ग्राफ ही प्लॉट कर, नो प्रॉब्लम। अगर टेबल बनाना है तो जिस तरह आप कह रहे हैं फिर उसी तरह ही बनेगा जिस तरह मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। यहां इस रीजन में आ जाऊंगा, यहां से लेके यहां तक ये इक्वेशन यूज करूंगा, x2 की वैल्यू 0 से लेके 5 तक इंसर्ट करता जाऊंगा, समझ रहे? जब मैं इसके लिए करूंगा तो ये इक्वेशंस यूज करूंगा और उसमें x2 की वैल्यू 8 से लेके 11 के बीच में वैल्यू पुट करता जाऊंगा, सो ऑन। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि ये वैल्यू, अच्छा एमसी आपने फाइंड कर दी, मुझे कितना आ रहा है? माइनस, गुड। इसका मतलब इसकी असल डायरेक्शन ये क्या बनी, ये आंसर क्या है? 750। ओके, अगर आपके सामने, मैं अब आपको समराइज करके देता हूं, ये सीई का सेगमेंट मेरे पास है, ये ए बी का सेगमेंट भी मेरे पास है, बीच में क्या रह गया? BC। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये BC सेगमेंट है, एक तो इसके ऊपर ये यूडीएल लगेगा ना, इसके एंड शेयर्स आप मुझे बता सकते हैं क्या होंगे? यहां वाला एंड शेयर आप बता सकते हैं? इस डायरेक्शन में जो आपको यहां नजर आ रहा है, कोई मोमेंट होगा यहां पे? क्यों? हिंज है, हिंज है। ओके ओके ओके, गॉट इट। ओके, अच्छा उसके बाद इधर आ जाए, यहां पे क्या होगा? ये तो मैं इसलिए तो मैं कर रहा था कि आप कहेंगे 385। 385 उस बीम पे रिएक्शन लग रहा है और मेरा सेक्शन कहां कटेगा? यहां पे, जस्ट बिफोर द 385 किलो न्यूटन लोड। आपके ख्याल में ये कितना आएगा? आप के ख्याल में क्या कैलकुलेट कर दो, ये 30 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, इसकी टोटल ये 5 मीटर स्पैन है, ये 75 किलो न्यूटन है, यहाँ पे मोमेंट नहीं है यहाँ पे क्योंकि हिंज था। यहाँ पे शेयर की वैल्यू बता दो और ये वैल्यू भी बता दो, V की वैल्यू, इसको मैं नाम दूंगा VCB और MC तो वही रहेगा। वैसे तो मैंने जवाब ही दे दिया पूरा, लेकिन किस चीज की? VCB, गुड। इफ दिस इज, और यही डायरेक्शन होगी ना 225। मैं आपको इस सैंपल को हटा के सिर्फ आपको लोड दिखा देता हूं, 225 किलो न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड, और ये मैंने MC शो कर दिया। MC की वैल्यू बगैर कैलकुलेशन के मुझे कोई बंदा बता सकता है कि ये किस डायरेक्शन में होगी? डायरेक्शन, चलो मैग्नीट्यूड पहले बता दो। उसी C पॉइंट पे किसी और सेगमेंट में एक दफा आपको मोमेंट पता चल चुका है, इस सेगमेंट को और करें। मैग्नीट्यूड मैंने इसलिए अलग से पहले पूछा है। 750 इस सेगमेंट के ऊपर अगर ये इस डायरेक्शन में है तो दूसरे वाले सेगमेंट पे किस डायरेक्शन में होगा? ये वाली डायरेक्शन, ये भी हॉगिंग है, ये भी हॉगिंग है, दोनों हॉगिंग है ना, होने भी यही चाहिए। पता नहीं आप कंफ्यूज हो गए, मैंने कहा दोनों हॉगिंग है ना, हॉगिंग ही है ना। 750
अगर आपके सामने ये 3 सेगमेंट्स बने हों, अब आप अपने रजिस्टर के ऊपर ड्रॉ कर दें ए बी से एक ही लाइन में, यानी ये मैं एक ही लाइन से क्या मुराद है, यहाँ पे ए बी सेगमेंट, फिर बी सी सेगमेंट, फिर सी से लेके ई सेगमेंट, और उनकी फ्री बॉडी डायग्राम्स अलोंग विद देयर एंड एक्शन जरा ड्रॉ करें। ए बी सेगमेंट ड्रॉ करें, उसके एंड एक्शन शो कर दें, ऊपर जो लोडिंग लग रही है वो भी शो कर दें, फिर सी बी को ड्रॉ कर दें, सॉरी बी सी को, फिर सी ई को ड्रॉ कर दें। आप ड्रॉ कर दें, फिर मुझे बताएं। ड्रॉ हो गई? अच्छा, अभी आप ड्रॉ कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं आप एक ही लाइन में ड्रॉ कर दें, ए बी, बी सी, सी ई। अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको मेरी तरह बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं तो फिर जैसे दूसरी लाइन में भी चले जाएं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हुए आपको वो चौड़ा वाला जो रजिस्टर है ना वो रखना चाहिए, ये सही नहीं रहता, क्योंकि अगर वो इक्वेशन एक या फिगर जो है ना वो 2 लाइनों में चले जाती तो समझ नहीं आती फिर। ड्रॉ हो गई? हो गया? अच्छा, एक तरीका तो आपको सेक्शन मेथड तो आपको समझ आ गया ना, x1 डिफाइन करो, x2 डिफाइन करो, उसके हिसाब से, या x3 भी डिफाइन करना चाहो तो उसके हिसाब से आप प्लॉट कर दिए, यानी जिसके अंदर आप, मैं आपको अभी समझा देता हूँ इसको। लेट्स से मैं आपको ये एक मेथड तो आपको पूरा समझ आ गया। लेट्स से मैं इस मेथड से नहीं करता जिस मेथड से आप, तकरीबन यही मेथड है ये भी, लेकिन मैं आपको जो ज़्यादा सिस्टमेटिक है और आगे जाके जो ज़्यादा यूज़ होता है, जो
जिसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। यानी और वो ज़्यादा यूजफुल तब होता है जब बीम लंबी हो। जैसे ये बीम है, इसके टोटल अगर मैं काउंट करूँ तो एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि ए बी बी सी और सी ई 3 सेगमेंट्स हैं। ठीक, बाजू का बीम के 5-5 सेगमेंट्स होते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर ये सेगमेंट, ये बीम ऐसे चलती जाए और समहाउ यूजिंग व्हाटएवर मेथड जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, ये रिएक्शंस आपको सारे पता है, तो अब इंडिटरमिनेट बन गया ना, लेकिन समहाउ जब आपको ये रिएक्शंस वगैरह पता चल सके, यानी कि जब आपको ये मसला ना हो कि इंडिटरमिनेट कैसे बीम सॉल्व करना है, उस इंडिटरमिनेट बीम सॉल्व करने के यही होता है कि हम ये रिएक्शन जो अननोन है ये निकाल देंगे तो वही बीम पे डिटरमिनेट बन जाएगी ना। बाकी एनालिसिस तो वही रहता है, बस सिर्फ वही को जो एक्स्ट्रा अननोन आ गया, इक्वेशन 2 हैं, अननोन 3 है, वो जो एक अननोन आ गया तो बाकी 2, यानी समझ ले कि इनडिटरमिनेट एनालिसिस और डिटरमिनेट एनालिसिस में कोई और फर्क नहीं है। वही इनडिटरमिनेट एनालिसिस फिर उसके बाद उसी तरह आगे एनालिसिस होता है जिस तरह डिटरमिनेट का होता है, लेकिन सिर्फ बस ये कि कुछ जो अननोन है वो सम अदर वे में निकाले जाते हैं, वो फिर आप बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर वो आ जाए, जब वो आ जाएंगे उसके बाद से वही जो अभी पढ़ रहे हो ना यही अप्लाई करोगे। एब्सोल्युटली यही चीज आगे अप्लाई होती जाएगी जो अभी पढ़ रहे हो। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन आपको पता है सारे, कोई मसला नहीं, लोडिंग जहां लग रही है वो भी आपको पता है, और ये बीम है। मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे इसकी डायग्राम बना दें। अब सेक्शन मेथड से करें तो ये तो हो सकता है 8 सेक्शन काटने पड़े, हर एक की इक्वेशन बनाओगे, फिर उनको प्लॉट करोगे, तो वही फिर आप भी घंटे ही लगाओगे ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फिर आसान करने का एक तरीका ये होता है कि मसलन मैं जरा इस प्रॉब्लम के थ्रू आपको एक प्रोसीजर समझा देता हूँ, फिर इससे बड़े प्रॉब्लम को भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। मसलन इस प्रॉब्लम में मैंने पहला सेक्शन कहाँ काटा, यहाँ पे, ताकि मुझे हिंज के ऊपर फोर्सेस पता चल जाएं। मैंने ये किया। अब मैं जरा गंदा गंदा इसको लिखूंगा ताकि मैं कंप्लीट इसको कर सकूं। ये रिएक्शन में निकाल दूंगा, ये इंटरनल शेयर निकाल दूंगा। मसलन ये रिएक्शन निकला था कितना, 75 निकला था। अच्छा, अब आपके पास तो लिखा हुआ भी है, ये 30 किलो न्यूटन पर मीटर है, और ये इंटरनल शेयर ये भी 75 की वैल्यू आ गई थी, और ये डायरेक्शन यही डायरेक्शन बनती है। ऐसे ही ये मैंने कैलकुलेट किया है इसको, ये वाला रिएक्शन भी, ये वाला भी। अच्छा, ये मेरे पास आ गए यहाँ, एंड ये मोमेंट यहाँ पे 0 है। मैं इस ए बी सेगमेंट की जो शेयर फोर्स है, बेंडिंग मोमेंट है, उसके लिए एक रेफरेंस डिफाइन कर लेता हूँ, x1। बाज़-औक़ात ये x1 लिखना भी नहीं पड़ता, बात दिल में सोच लेता है बंदा कि ये x1 है इधर, और उससे आप पूरा वो ड्रॉ कर लेते हैं, यानी पूरे आप शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, इसको आप जब आप ड्रॉ कर रहे हो, जब आप इसको ड्रॉ कर रहे होंगे, मैं आपको नीचे वो ड्रॉ कर देता हूँ, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि जिसके ऊपर आप लेट्स से ये शेयर फोर्स की आप ड्रॉ कर रहे थे, या v है इन किलो न्यूटन, और इस तरफ डिस्टेंस है। आपने इस पॉइंट पे शेयर ने, आप मुझे बता सकते हैं आप में से कोई बंदा कि यहाँ पे शेयर कितना मैं प्लॉट करूं इस डायग्राम को देखते हुए, इस वैल्यू को बेसिकली देखते हुए। यहां शेयर की वैल्यू, मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछ रहा हूं अभी। इस लोकेशन पे शेयर का मैग्नीट्यूड सिर्फ अभी पूछ रहा हूं कि वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 75। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, 75 किलो न्यूटन। द नेक्स्ट थिंग टू सी इज कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, और उसके लिए आपको फिर वही डिफरेंशियल डिस्टेंस के ऊपर डिस्टेंस काटना पड़ेगा। ये 75 है और पॉजिटिव फेस है, इस पे पॉजिटिव ये होता है, तो आपके ख्याल में ये आंसर अल्टीमेटली नेगेटिव नहीं बनेगा। तो इससे आपको पता चल गया कि मैग्नीट्यूड तो पहले ही पता चल गया था, रिएक्शन को देख के यही मैग्नीट्यूड होना शेयर का, लेकिन साइन का मसला तो आपको समझ आ गया। अगर आपको इसका मतलब है -75 से मैंने स्टार्ट होना है, ऐसे ही है। लेट से मेरा ये -75 था। अच्छा, उसके बाद मुझे पता है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी एक स्ट्रेट लाइन है, जिस यानी x⁻0 की इक्वेशन है ये। इसका मतलब है शेयर फोर्स की इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, x⁻1 के फॉर्म में, यानी स्ट्रेट लाइन होगी। अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो स्ट्रेट लाइन के तो बस 2 एंड चाहिए होते हैं, एक एंड आपको मिल गया, दूसरा एंड आपको चाहिए, और दूसरा एंड बगैर कैलकुलेशन के आपको पता है इसका कैसे। ये 75 है ना, ये पॉजिटिव फेस है ना इसका, और इस पे अपवर्ड लग रहा है, यही हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, मैग्नीट्यूड तो यही हो गया ना 75, सिर्फ यही देखना रह गया था कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहां पर जब मैं शेयर फोर्स के ऑर्डिनेट को प्लॉट करूंगा, पॉजिटिव पता चला, क्योंकि अब तो ये तो एक फेस है ना पूरा बीम का। आप इसको भी आप ऐसा फेस ले सकते थे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव फेस है, इस पे पॉजिटिव डायरेक्शन ये होती शेयर की।
तो ये अब दूसरी तरफ लग रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव फेस है, इसके ऊपर अपवर्ड पॉजिटिव होता, और ये अपवर्ड ही है, लिहाजा ये पॉजिटिव है। मुझे पता चला 75 इधर है, तो मैंने बगैर कोई इक्वेशन लिखे आपने ड्रॉ कर दी डायग्राम। ठीक हो गया? अच्छा, अगर ये इस तरह की लाइन, इस तरह की यूडीएल को इनके बजाय यूवीएल होती, तो फिर भी आप एंड्स को प्लॉट कर सकते थे लुकिंग एट दीज टू वैल्यूज। एंड्स को फिर भी प्लॉट किया जा सकता है, लेकिन फिर वो आगे जो ज्वाइन आपने करना था वो एक क्वाड्रेटिक लाइन से ज्वाइन करना था, यानी सेकंड डिग्री की इक्वेशन से, सेकंड डिग्री की लाइन से ज्वाइन करना था, बस इतना फर्क होना था। वो मैं आपको अभी समझाने लगा हूं, जरा उसको बाद में देखिएगा। अच्छा, इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मुझे बताएं यहां पे कोई बेंडिंग मोमेंट लग रहा है? कोई मोमेंट, कोई चीज है? इसका मतलब ये बेंडिंग मोमेंट जब मैं प्लॉट करूंगा यहां पे, जब मैं बेंडिंग मोमेंट को प्लॉट करूंगा तो इस जगह पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। और दूसरे एंड के ऊपर कितनी होगी? 0। इसका मतलब है इन 0 को बीच में किसी ने ज्वाइन करना है, लेकिन अंदर कोई वैल्यू 0 नहीं होगी। अंदर तो किस डिग्री की लाइन होगी? अगर ये x रेज़ पर 0 की लाइन है और ये x रेज़ पर 1 की लाइन है, तो ये x रेज़ पर 2 की लाइन होगी, यानी सेकंड डिग्री लाइन होगी। अब इन्होंने ज्वाइन होने सेकंड डिग्री लाइन से, और आपको ये भी पता चल चुका है, मैंने लाइन थोड़ी अच्छी नहीं बनाई वैसे, इस तरह, यानी सेंटर में से ये 0 यहाँ 0 से गुजर रहा होगा 2.5 मीटर के ऊपर, और आपको ये भी पता है कि मेरा शेयर यहाँ पे 0 पे जा रहा था। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो क्विकली यहाँ सेक्शन काट के, इन टर्म्स ऑफ x1 सेक्शन काट के, आप क्विकली v की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x1 सेट करके उसको इक्वल टू 0 करके x1 की वैल्यू निकाल दें कि किस वैल्यू पे शेयर 0 जा रही है, और उस वैल्यू के ऊपर आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर दें। वैसे मुझे क्योंकि अब प्रैक्टिस हो चुकी है, वैसे मुझे पता है इसने कुछ इस तरह की लाइन से ज्वाइन होना है। ये वाली वैल्यू मैक्सिमम वाली होगी करस्पॉन्डिंग टू दिस 0 शेयर के। यहाँ वाली वैल्यू मैं जल्दी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे मोमेंट कैलकुलेट करना तो आसान काम है ना, एक डिफाइंड डिस्टेंस के ऊपर मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना आसान काम है। अच्छा, उसके बाद मैं जब आगे जाऊंगा, ये मेरा B है, ये C है, मैं BC सेगमेंट को ड्रॉ कर रहा हूं। एक तो ऊपर से UDL लग रहा है ना। यहां के आप मुझे इंटरनल फोर्सेस बता सकते हैं? जो इंटरनल फोर्सेस यहां होंगी वही इंटरनल फोर्सेस यहां होंगी, बट साइन क्या होगा? अपोजिट। अब ये अननोन रह गए कि ये क्या होंगे, इनको आप कैलकुलेट कर दें। ठीक है, आसान है ना। ये रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन नहीं, इंटरनल फोर्स है ये अगर आपको पता है, और ये 30 किलोन्यूटन का लोड है, और ये 5 मीटर का डिस्टेंस है, और ये 75 डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये भी नेट 150 बन जाएगा ना, 30 to 1, तो 75 और 225 कितना हुआ? सॉरी, 75 और 150 225 हुआ। इसका मतलब है टोटल मेरे पास 225 डाउनवर्ड लग रहा है, तो रिएक्शन ने ऐसे डेवलप होना है, अपवर्ड 225। एग्री? मैंने कोई इक्वेशन नहीं लिखी, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ये बात कि जब आपको इक्वेशंस का पर्पस होता है आपको बेसिक समझ आ जाए, उसके बाद से आपको यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स कि आपको पता है कि मैं सेक्शन काट रहा हूं, तो वो इंटरनल फोर्सेस को हम अभी सेगमेंट बाय सेगमेंट चल रहे हैं, हम ऐसे ही है ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं या बेंडिंग मोमेंट भी यहाँ पे आएगा, उसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम करके शो कर सकता हूँ, बाद में वैल्यू जो भी आ जाए उसके हिसाब से मैं कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कर सकते हैं इसको। अल्टीमेटली मुझे पता चला, अच्छा वैसे अंदाजा लगाएं जरा, 75 किलोन्यूटन जो है वो भी मोमेंट इसके अबाउट ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है, 30 वाला का भी इधर रिजल्टेंट आएगा, वो भी ऐसे ही प्रोड्यूस करेगा। एटलीस्ट साइन आपको पहले ही पता चल गया कि ये रेजिस्टिंग तो इधर ही आ सकता है, फिर तभी इक्विलिब्रियम बन सकता है। मैग्नीट्यूड भी आराम से आ सकता है, 75 into 5, 30 into 5 into 2.5, ये दोनों एड अप हो जाए। पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं ना। मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं है। 75 का लीवर आर्म, यूडीएल का जो रिजल्टेंट बनेगा उसका, ठीक है, तो ये मोमेंट भी आ जाएगा।
आप बता सकते हैं कितना आता है? 75 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 5 इंटू 2.5 कितना बनता है ये? कैलकुलेटर्स नहीं है आपके पास यार? करो मुझे जरा बताओ ये वैल्यू। यार आप लोग मोबाइल निकाल लेते हो, अच्छे बंदे हो यार, कैलकुलेटर लाया करो। मोबाइल अगर कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल से कर लो, ये मतलब ये नहीं था कि मोबाइल यूज ना करो, मेरा मतलब था कि कैलकुलेटर लाया करो। कितना? आ गई वैल्यू 750 किलोन्यूटन मीटर। और ये आप इसको देखते हुए कौन कौन बता सकता है कि ये हॉगिंग है? चलो मैं पूछना वैसे चाहिए था कि सैगिंग है या हॉगिंग है। हॉग, आप सबको समझ आ रही है कि ये हॉगिंग है? आपको अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे बता दो ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो आप पहले तो आप कह रहे थे आ रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ ये पहले, अच्छा मुझे बताइए नेगेटिव फेस है, सॉरी पॉजिटिव फेस है। पॉजिटिव फेस पे ये काउंटर क्लॉकवाइज होता तो पॉजिटिव होता है ना, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज नहीं है, लिहाजा नेगेटिव है। सही है? अच्छा, नाउ लुक एट दिस, द पर्पस, द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज कि आपको बहुत लंबी कोई फ्री बॉडी डायग्राम, कोई बहुत लंबी इक्वेशंस नहीं बनानी पड़ती, आप यू वर्क सेगमेंट बाय सेगमेंट। अच्छा मुझे बताएं, मैं यहां तक पहुंच गया था, ये बी पॉइंट है, आई नीड योर हायर अटेंशन एट दिस पॉइंट। शेयर फोर्स की वैल्यू यहां पे पहले मैं 75 किलोन्यूटन प्लॉट कर चुका था जब मैं ए से बी को कर रहा था। अब जब मैं आगे शुरू करूंगा तो क्या इधर ही से शुरू करूंगा या कहीं और पॉइंट से शुरू हो जाऊंगा? उधर ही से शुरू हो जाऊंगा। ये भी 75 ही है, मैग्नीट्यूड इसका भी उधर ही है, और ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव फेस पे अपवर्ड, ये नेगेटिव फेस पे डाउनवर्ड, दोनों पॉजिटिव है। तो मैं यहीं से शुरू होऊंगा और यहां वाली वैल्यू मुझे इसको देख के पता चल जाएगी, पॉजिटिव फेस पे अपवर्ड है ये। तो आप बताएं यहां पे शेयर की वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव फेस पे अपवर्ड लग रहा है ना, तो पॉजिटिव, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है? 225। इसका मतलब ये है कि ये यहां पर वैल्यू होगी, अब 225 के ऊपर जाके पॉइंट बनेगा। चलो मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं, ये पॉइंट है, इसका मतलब है मैंने इसको ज्वाइन करना है इसके साथ, ऐसा ही है, कर दूं ज्वाइन? अच्छा, थोड़ा सा और ऊपर चढ़ेगा ये, ऐसे करके चढ़ेगा, मैं इसलिए, बल्कि इससे भी शायद ऊपर चढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो स्लोप चल रही है, ये वाली स्लोप नहीं है, आगे इससे बड़ी स्लोप है, डबल स्लोप है तकरीबन ऐसे करके चढ़ेगा ये। अच्छा चलो इधर ही रहे, ये अभी कंफ्यूज तो नहीं कर रहा ना आपको ये? आप कहते तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये नहीं। अच्छा ये यहां पे आ गए आप, ये आपके पास शेयर की वैल्यू आई है जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी। अच्छा अब आप जरा मुझे बताएं, जब आप, ये ई पॉइंट है, अब मैं अगले की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये 90 किलोन्यूटन यहां पर रिएक्शन है, ये 75 किलोन्यूटन है, ऊपर से लोड लग रहा हुआ 70, सॉरी, और आई नीड योर अटेंशन ऑन दिस पॉइंट, यहां वाले इंटरनल फोर्सेस। अच्छा पहले बेंडिंग मोमेंट का बता दो, वो आसान है। ये 750 आपने यहां देख लिया, तो इधर कोई और वैल्यू होगी, ये भी पॉइंट सी है लेकिन जस्ट टू द राइट ऑफ सी। मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा 750, लेकिन दोनों हॉगिंग, ठीक है 750। व्हाट अबाउट शेयर फोर्स? मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, क्या यहां पे भी 225 का होगा शेयर फोर्स या नहीं होगा? सिर्फ यस या नो,
कोई बंदा यस वाला नहीं है? सब कह रहे नो। नहीं, कह देता हूं ना, आप बाकी समझते हैं यस या आप चलो आप हाथ खड़े कर दें, आपको अगर आपको इस सवाल के नहीं पता कि मैं क्या कहना है मुझे, आप हाथ खड़े कर दें। यहां पे शेयर क्या, मैं वही मैग्नीट्यूड की सिर्फ अभी फिलहाल बात हो रही, 225 ही होगी या डिफरेंट होगी? बीच में मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, यहां पे एक कंसंट्रेटेड लोड है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो उस कंसंट्रेटेड लोड से जस्ट टू द लेफ्ट और जस्ट टू द राइट शुड वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ शेयर और नॉट? यस, वी शुड हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ शेयर। उनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? यानी जस्ट टू द लेफ्ट और जस्ट टू द राइट के बीच में फर्क कितना होना चाहिए? जंप कितना होना चाहिए? जितना कि वो रिएक्शन है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं इक्वेशन पे डिराइव की हुई, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूं। अगर आपने सेक्शन यहां काटा होता, यहां सेक्शन काटा होता और ये पूरा सेक्शन, ये पूरे जस्ट तो जितनी भी लेफ्ट वाली जितनी बीम थी वो सारी ड्रॉ की होती, जो भी यहां पे लोड्स लग रहे होते, जब आपने यहां सेक्शन काटा था तो आपका ये रिएक्शन इसमें एंड में नहीं था आ रहा, तो यहां शेयर की जो भी कोई आंसर आ रहा था उसके अंदर यहां वाली जो रिएक्शन था वो शामिल नहीं था। जब आप जस्ट थोड़ा सा और इधर आ जाएंगे तो ये रिएक्शन भी शामिल हो जाएगा, तो वो जो शेयर की वैल्यू में फर्क पड़ेगा वो सिर्फ इस रिएक्शन का ही पड़ेगा ना, वो प्लस हो जाए या माइनस हो जाए वो मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस रिएक्शन से जस्ट टू द लेफ्ट और जस्ट टू द राइट, किसी भी पॉइंट लोड से जस्ट टू द लेफ्ट और जस्ट टू द राइट के अंदर जो फर्क है वो सिर्फ उस लोड का है, जिसको आप कभी शामिल कर दिए कभी नहीं हो रहा सेक्शन की लोकेशन के हिसाब से। और मैंने आपको जो इक्वेशंस हमने डिराइव की थी डिफरेंशियल की, वो भी हमें यही कह रही थी, जस्ट हैव अ लुक एट दोज वैल्यू थिंग्स आल्सो, ताकि आप कोरिलेट कर सकें। हमने कहा था अगर इस तरह की सिचुएशन होगी कि कोई पॉइंट लोड लगेगा तो एक फेस पे हमें वैल्यू और दूसरे फेस की वैल्यू के बीच में जो फर्क है, लुक एट दिस, वी पॉजिटिव फेस माइनस वी नेगेटिव फेस, द डिफरेंस बिटवीन देम इज एग्जैक्टली इक्वल टू द जो पॉइंट लोड बीच में आ गया। यानी अगर आप वी पॉजिटिव फेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, नेगेटिव फेस लेट से आपके पास वैल्यू है और वी पॉजिटिव फेस आप निकालना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? वी पॉजिटिव फेस वुड बी इक्वल टू व्हाट? वी नेगेटिव फेस प्लस पी, और पी की डायरेक्शन हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना हुआ है। यहाँ पे डाउनवर्ड डेरिवेशन में जो डायरेक्शन होती है वही पॉजिटिव होती है, चाहे मैं आपको ना भी बताऊं, ठीक है? तो मैंने इसको डाउनवर्ड शो किया था ना, तो इसका मतलब है कि अगर ये डाउनवर्ड, यानी इसका मतलब वी पॉजिटिव फेस का फार्मूला क्या बन जाएगा? वी नेगेटिव फेस प्लस पी, where P is positive when it is directed downward. Look at this now. अच्छा, कोई बात नहीं, आ जाएगी।